Hey guys, I am अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास अपने होने वाली है कूलॉम्स लॉ पर। आज के सेशन में हम सीखेंगे कूलॉम्स लॉ क्या होता है और कूलॉम्स लॉ हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है ना क्लास? तो कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो पॉइंट बताना चाहूंगा जो कि कूलॉम्स लॉ पढ़ने के लिए नेसेसरी है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो फर्स्ट पॉइंट हम ये जानेंगे, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। स्थिर वैद्युत बल होता क्या है, ठीक है ना? आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? आइए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, ठीक है ना? ओके क्लास, तो आपको ये बता रहे हैं दो स्थिर आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को ही स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, कहते हैं, ठीक है ना क्लास? व्हाट आई सेड, दो आवेशित वस्तुएं हैं। अगर हमारे पास मान लो दो मार्कर है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, तो इनमें क्या होगा? इनमें होगा रिपल्सन। मींस एक बल काम कर रहा है ना, प्रतिकर्षण बल होगा। समान आवेशों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है ना। चलो पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर समझाते हैं नियम क्या है। मान लो हमारे पास दो आवेश है, हमारे पास दो चार्ज है, एक है, दोनों क्या है? दोनों पॉजिटिव हैं। ये ए है, ये बी है, हमारे पास दो चार्ज हैं, तो इनके भी क्या है? यहाँ पर सेम चार्ज है ना। जब सेम चार्ज होता है तब क्या होता है? दोनों चार्जों के बीच में क्या होता है बेटा? रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन, आई मीन प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? जो चार्जेस हैं एक दूसरे से दूर भगते हैं। क्या होगा यहाँ पर? ये एक दूसरे से दूर भगेंगे। कहाँ भगेंगे बेटा? दूर भगेंगे। इनमें होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा? बताओ। प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। बट आगे देखते हैं। अगर ये चार्जेस अपने क्या हो? एक प्लस हो और एक माइनस हो। कैसे हो? अपोजिट चार्ज हो। कैसे हो बेटा? अपोजिट चार्ज हो। जब अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा? आओ देखते हैं। तब बेटा ये होगा, ये अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? ये अट्रैक्ट होंगे। क्या होगा? आकर्षण होगा। इनमें क्या होगा? आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। यहाँ पर कौन सा लग रहा था? प्रतिकर्षण बल लग रहा था। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आया आपको। हमने क्या देखा? अगर हमारे पास दो समान आवेश थे, कैसे आवेश थे? समान आवेश थे, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा था। और अगर हमारे पास विपरीत आवेश थे तो उसके बीच आकर्षण बल लग रहा था। यहाँ से क्या पता चलता है? समान आवेशों के बीच में बेटा, समान आवेशों के बीच में ऑलवेज रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा। आई मीन प्रतिकर्षण बल काम करेगा। और विपरीत आवेशों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। आई मीन आकर्षण बल काम करेगा। समझ में आई बात? हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर बल लग रहा है ना, बल लग रहा है। यहाँ पर बल की दिशा क्या है? बाहर की ओर है। यहाँ पर भी बल की दिशा बाहर की ओर है। यहाँ बल की दिशा अंदर की ओर है। यहाँ पर भी बल की दिशा अंदर की ओर है। तो क्या हुआ? हम मानते हैं ये एक आवेशित वस्तु है। इसको क्या मान लिया? एक आवेशित वस्तु है। ये क्या है? दूसरी आवेशित वस्तु है। क्या है बेटा? ये दूसरी आवेशित वस्तु है। क्या हुआ? दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच में कोई बल काम कर रहा है। बताओ। इन दो आवेशित वस्तुओं के बीच में कोई बल काम कर रहा है। बोलो हाँ। आपका आंसर आना चाहिए हाँ सर, काम कर रहा है। तो बेटा जी, अगर दोनों आवेशित वस्तुओं के बीच में कोई बल काम कर रहा है ना, तो इसी बल को तो कहते हैं हम स्थिर वैद्युत बल। ये दोनों अपने स्थिर आवेश हो गए। क्या हो गए? आप कहोगे स्थिर आवेश हो गए।
हम बोलेंगे क्या हो गए, आप बोलोगे बेटा स्थिर आवेश हो गए। ये दोनों में क्या हो गए, स्थिर आवेश हो गए। और स्थिर आवेशों के बीच में बल काम कर रहा है, दोनों स्थिर आवेशों के बीच में एक बल काम कर रहा है। तो बेटा जो बल काम कर रहा है ना, उसी को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तो फिर से हम आपको एक बार डेफिनेशन बताते हैं, दो स्थिर आवेशों के बीच काम करने वाले बल को ही स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। और इसी को स्थिर वैद्युत बल को ही कूलाम बल के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला मैंने, कूलाम बल के नाम से भी जाना जाता है। गॉट इट। देखते हैं स्थिर वैद्युत बल को ही क्या बोलते हैं बेटा, इसी को कूलाम बल भी कहते हैं, कूलाम बल। ठीक है ना। तो हमें तो ये पता चल गया, इतना कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता चल गया कि अगर हमारे पास समान आवेश है या विपरीत आवेश है तो उन दोनों के बीच में एक बल काम करता है। क्या काम करता है, एक फोर्स एक्ट करता है। अगर दोनों समान आवेश है आई मीन सजातीय आवेश है, तो उनमें रिपल्सन फोर्स काम करता है, आई मीन प्रतिकर्षण बल काम करता है। और अगर विपरीत आवेश है तो क्या होगा, विपरीत आवेश होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, कहेगा आ जाओ भाई मेरे पास आ जाओ। वो उसको बुलाएगा, जब एक दूसरे को बुलाएंगे तो क्या काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी बल काम कर रहा है। और यहाँ पर जब समान आवेश होंगे तो क्या होगा, बोलेंगे बेटा मैं नहीं आने वाला, वो भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, मतलब दूर भगेंगे बेटा, दूर भगेंगे। कहाँ भगेंगे, दूर भगेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। पास आएंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है ना। मतलब मैं कुल मिलाकर मैं अभी तक इतना कुछ बोलने का कंक्लूजन ये है ना कि दोनों आवेशों के बीच में बेटा एक बल काम कर रहा है। ये तो हमें पता चल गया, समान आवेश होंगे तो बल बाहर की ओर लगेगा, आई मीन रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। और समान आवेश आई मीन विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण होगा। बट उस बल की वैल्यू कितनी होगी, उस बल का मान क्या होगा, ये नहीं पता चल रहा है हमें। तो जान के बल की डायरेक्शन जान के हम यहाँ से केवल बल की दिशा ज्ञात कर पा रहे हैं, लेकिन वो बल का वैल्यू कितना आएगा, उस बल का मान कितना होगा, ये नहीं पता कर पा रहे हैं हम। तो बेटा यही जानने के लिए हम कूलॉम्स लॉ की स्टडी करने वाले हैं। कूलॉम जी ने यही तो बताया था कि बल कितना काम करेगा आवेशों के बीच में। दोनों अगर दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल काम करेगा, कितना फोर्स एक्ट करेगा, यही जानने के लिए हम लोग कूलॉम्स लॉ की स्टडी करने चल रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़ा जाए ना आगे। ठीक है। अब देखो हम जान गए स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। अगर मैं बात करूं स्थिर आवेश की, किस आवेश की, कि स्थिर आवेश क्या होता है, तो बेटा मैं बता दे रहा हूं ऐसे ही स्थिर आवेश कि कोई दो ऐसे आवेश हो, कोई दो ऐसे बिंदु आवेश या कोई ऐसे आवेश। देखो हम क्या जानने चल रहे हैं, बिंदु आवेश क्या होता है। बिंदु आवेश, इसको हम समझ लेते हैं ऐसे ही। अगर देखो जो आवेश है, अगर आवेश का आकार, दोनों आवेशों का आकार उनको पृथक करने वाली दूरियों की तुलना में बहुत कम हो। क्या बोला मैंने, क्या बोला, अगर आवेशों का आकार उनको पृथक करने वाली दूरियों की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, तब उन आवेशों को बिंदु आवेश मान लिया जाता है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक बॉल है जिस है ना, और कितनी बड़ी है साइज बता रहा हूं मैं। इसका डाया है 5 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। और एक बॉल और है अपने पास, एक बॉल क्या है, एक बॉल यहाँ पर है, इससे बता रहा हूँ। यहाँ पर एक बॉल यहाँ पर है, यहाँ पर बॉल भी है, इसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। क्या है यहाँ पर क्या है, 5 सेंटीमीटर डाया की एक बॉल है, वहां पर 6 सेंटीमीटर डाया की एक बॉल है। अब क्या हुआ, और मैं बता रहा हूं इनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। क्या है, बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। तो इनको जो पृथक करने वाली दूरियां हैं, इन दूरियों की तुलना में इनका साइज क्या हुआ, बॉल मान रहे थे हम, आवेश कह रहे हैं। एक आवेश A है, एक आवेश B है। तो इनको पृथक करने वाली दूरियों की तुलना में इनका मान क्या है, एकदम नगण्य है ना। नगण्य भाई, 2 किलोमीटर कहाँ 6 से 5 सेंटीमीटर, कोई फर्क ही नहीं, मतलब कोई तुलना करने का तुक ही नहीं बना। हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ। क्या देखेंगे, कूलॉम्स लॉ। चलो देखते हैं अबाउट कूलॉम्स लॉ, कूलॉम ने क्या नियम दिया था। कूलॉम्स लॉ
स्पेलिंग देख लेना कूलॉम की, नहीं तो लिख नहीं पाओगे कभी। अब देखो कूलॉम्स लॉ पढ़ाने के साथ साथ अगर आपको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पता होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पता होगा, तो आपके लिए कूलॉम का नियम पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा। कूलॉम्स लॉ आपके लिए क्या हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा। तो एक बार मैं रिमाइंड करा दूं, अगर आपको हो तो करा दूं, कराता हूं। देखो बेटा, जो न्यूटन थे, न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन ने बताया था दो द्रव्यमानों के बीच काम करने वाला आकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो बताया था न्यूटन ने। क्या बताया था, देखो न्यूटन ने बताया था अगर हमारे पास दो द्रव्यमान थे m1 एंड m2, हमारे पास दो अगर द्रव्यमान थे, क्या थे अपने पास, दो द्रव्यमान थे, इसको थोड़ा सही से बना लो, दो द्रव्यमान थे और इनके बीच की डिस्टेंस सपोज r थी, तब न्यूटन ने बताया था कि इनके बीच जो बल काम करेगा, इनके बीच जो फोर्स एक्ट करेगा, वो क्या होगा, इनके बीच काम करने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ऐसा न्यूटन ने बताया था। इन दोनों द्रव्यमानों के बीच काम करने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा, ठीक है ना। तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा कौन ने बताया था बेटा, ऐसा न्यूटन ने बताया था। तो ऐसे ही बात कूलॉम जी भी कर दिए। जो अपने कूलॉम जी थे वो भी ऐसी ही थोड़ी बात कर रहे थे। ये भी बताया कि अपने पास क्या हो, दो आवेश हो, एक हो Q1 और क्या है, एक हो Q2, और दोनों की बीच की दूरी कितनी हो, दोनों के बीच की दूरी r हो। कूलॉम जी ने क्या बताया कि अपने पास दो स्थिर बिंदु आवेश हो। कैसे आवेश हो, दो स्थिर बिंदु आवेश हो। तो एक आवेश होगा Q1, एक आवेश होगा Q2। तो इन्होंने भी वैसे ही बताया कि जैसा कि न्यूटन ने बताया था, इन दोनों आवेशों के बीच काम करने वाला वैद्युत बल, काम करने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। मैं परिमाण बोल रहा हूँ, ध्यान में रखना ये बात, अदरवाइज कर दोगे मिस्टेक। परिमाण मतलब पता क्या होता है बेटा, कि हमें इसका साइन नहीं लेना है। ये कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, हमें उससे मतलब नहीं है। परिमाण मतलब केवल वैल्यू लेना है, ठीक है ना, ठीक है। हमें वैल्यू से मतलब है, प्लस माइनस साइन से मतलब नहीं है। माइनस होगा तब भी उसे हम प्लस ही रखेंगे, ठीक है। तो कूलॉम जी ने भी क्या बताया, दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जो भी बल लग रहा होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। तथा दूसरा, जैसे न्यूटन ने बताया था दूरी के संदर्भ में, कि जो दोनों आवेशों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के बराबर होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। और आपको क्या पता है, अगर आप हमारे पास क्या हो, समान आवेश हो, तो क्या होता है, समान आवेश में प्रतिकर्षण होगा। अगर आवेश क्या हो, आवेश अगर समान हो तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बेटा होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा, तो समझ लो ना, प्रतिकर्षण होगा। और अगर आवेश विपरीत हो, आवेश क्या हो, विपरीत हो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आकर्षण होता है। अभी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था। अब देखो उसके बाद में न्यूटन ने क्या किया था, उसके बाद न्यूटन जी ने दोनों इक्वेशन को क्या किया, शामिल कर लिया, और इंक्लूडिंग बोथ इक्वेशन। इतना किया था न्यूटन ने, याद आ रहा है। तो अपने कूलॉम जी भी वही कर लिए। चलो कूलॉम जी से भी वही करवा लो, Q1 Q2 अपॉन में r²। उसके बाद क्या किए थे न्यूटन जी, उसके बाद भाई ये हुआ था, क्या हुआ था, ये हुआ था, इन्होंने एक लाया था गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या लाया था, वो नियम गुरुत्वाकर्षण का था ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इसलिए वहां पर जी आया था, कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हम लोग कौन सा नियम पढ़ रहे हैं, कूलॉम का नियम पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा कूलॉम नियतांक आएगा। क्या आएगा, कूलॉम नियतांक आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या आएगा, के r²। और बेटा जो जहां पर जो k है ना, k क्या है, स्मॉल k है, ध्यान रखना। कौन सा k है, स्मॉल k है, स्मॉल k ये है
समानुपाती नियतांक, समानुपाती के को ही बोलते हैं समानुपाती नियतांक, या इसे ही बोलते हैं कूलाम नियतांक। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कूलाम, कूलाम नियतांक है ये, कूलाम नियतांक। ठीक है ना, के को ही बोलते हैं बेटा कूलाम नियतांक। और जो ये फॉर्मूला आया है अपना ना, जो ये फॉर्मूला आया, जो ये फॉर्मूला आया, यही है कूलाम का नियम, यही है कूलाम का नियम। और ये फॉर्मूला ही F बराबर के इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर ही कूलाम का नियम है। तो बच्चों देखते हैं स्टेटमेंट क्या था कूलाम के नियम का। तो क्या था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। व्हाट आई सेड, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। आई थिंक समझ में आ रही होगी बात, ठीक है ना। आओ समझते हैं, ये तो होगी स्टेटमेंट की बात। अब इसको समझते हैं। हमने क्या लिखा था, दो स्थिर बिंदु आवेश, तो अपने पास क्या था, दो आवेश थे, एक दो, और दोनों स्थिर थे। ये क्या हो गए, दो स्थिर बिंदु आवेश हो गए के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब यहाँ पर मान लो अपना समान आवेश है, प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कोई भी बल लग सकता है, चाहे आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होगा, क्या होगा, दोनों परिमाणों के, दोनों आवेश के परिमाणों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे बात, हमने पहले ही समझा दिया था। उसके बाद में हमने दोनों इक्वेशन को इंक्लूड कर लिया। उसके बाद में हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या लाएंगे, नियतांक लाएंगे, कांस्टेंट लाएंगे, उसे ही समानुपाती नियतांक कहते हैं या कूलाम नियतांक कहते हैं। आई थिंक आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना क्लास। हाँ तो हम आगे देखते हैं, हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं। जो अपना कूलॉम इक्वेशन आया था, F इक्वल टू Q K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, आई मीन दूरी का स्क्वायर। हम इतना इक्वेशन लिखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका मान, जो बल होता है, बल का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। हम देखेंगे K जो है, जो बल है K पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, K पर डिपेंड कर रहा है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे K के बारे में कि K जो समानुपाती नियतांक आया है या कूलॉम नियतांक K आया है, वो किन कारकों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आओ देखते हैं K किन कारकों पर निर्भर कर रहा है। तो K बेटा दो कारकों पर निर्भर करता है। कितने कारक पर, K दो कारकों पर निर्भर करता है। नंबर एक, मात्रक पद्धति पर। एक तो निर्भर करता है मात्रक की पद्धति पर, कौन सा मात्रक है, मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। और दूसरा, आवेशों के बीच के माध्यम पर, आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। आवेशों के बीच का माध्यम क्या है, इस पर निर्भर करता है। क्या, कौन निर्भर कर रहा है, कौन निर्भर कर रहा है, अपना K समानुपाती नियतांक K निर्भर करता है मात्रक पद्धति पर और आवेशों के बीच के माध्यम पर। तो पहले हम देखते हैं मात्रक पद्धति वाला, पहले पढ़ लेते हैं। मात्रक पद्धति पर जो निर्भर कर रहा है वो देखते हैं। पहले देखेंगे मात्रक पद्धति। क्या देखेंगे भाई, मात्रक पद्धति। तो एसआई पद्धति में हम देखते हैं इन एसआई यूनिट के बराबर हम पढ़ते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं, ये हमें बताया गया है, ये सब प्रेक्षणों पर आधारित है, ये सब प्रैक्टिकली देखा गया है। कूलॉम ने, जिन्होंने ये लॉ दिया, उन्होंने प्रैक्टिकल करके ये सब चीज़ें देखी हुई है और उस चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो कूलॉम ने क्या बताया था, K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं, बता रहा हूँ अभी मैं। और इसका मान उन्होंने बताया था बेटा, इसका मान होता है 9 × 10⁹ बताया था। बात करें अगर हम कि मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक आप यहाँ से निकाल सकते हो ना, K का मात्रक दिखाई निकाल के, देखो 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 K का मात्रक कैसे निकालेंगे। अपना इक्वेशन था F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन में
आर का स्मॉल आर का स्क्वायर, यही है ना स्मॉल आर का स्क्वायर। तो हम के बराबर क्या लिखेंगे, के बराबर हो जाएगा एफ इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर Q1 इंटू Q2, एफ का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर और आवेश का मात्रक कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर मात्रक लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये तो हो गई बात एसआई पद्धति की। जब एसआई पद्धति में देखेंगे तो के का मान होता है 1/4πε0, ठीक है ना। तो जब एसआई पद्धति की बात करेंगे तो जो बल होगा, बल का सूत्र क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो हम F बराबर यहाँ लिखेंगे, के की जगह पर ये फॉर्मूला पुट कर देंगे हम 4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, ठीक है ना। और जो ε0 है इसे बोलते हैं हम एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बोलो, ठीक है एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है भी बताया गया है, प्रैक्टिकली बताया गया था 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसका देखो यहाँ पर के जो है, के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट के ना, एप्सिलॉन नॉट के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। तो जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक के का उल्टा होगा ना, के का उल्टा हो जाएगा। जो के का मात्रक आया है इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ना, कूलॉम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का स्क्वायर। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ गए ना। के का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, इतना होता है। के का मान एसआई सिस्टम में इतना होता है। जब बात करते हैं एसआई की तो इतना मान हो गया, ठीक है, इतना बात समझ में आया, इक्वेशन इतना हो गया। आगे देखते हैं हम क्या देखेंगे आगे। अगर के जो के है अपना के आई मीन, ये तो एसआई पद्धति हो गया। हम बात करते हैं सेकंड पद्धति, कौन सी पद्धति, नंबर 2 सीजीएस पद्धति में। सीजीएस सिस्टम में के का मान कितना होगा, सीजीएस सिस्टम में के का मान कितना होगा। एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ लिख लो, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। बेटा क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, या इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है, परमिटिविटी। मतलब ये समझ रहे हो एप्सिलॉन नॉट क्या है, जो माध्यम है ना, माध्यम, बल का मान इसी पर निर्भर करेगा, एप्सिलॉन नॉट पे। बल का मान एप्सिलॉन नॉट पे ही निर्भर करता है। एप्सिलॉन नॉट का इंग्लिश में नाम होता है परमिटिविटी। मतलब ये परमिशन देता है, क्या देता है, परमिशन देता है बल को कि कितना बल लगना चाहिए। जैसे निर्वात में अगर होगा तो निर्वात में क्या देगा, ये ज़्यादा परमिशन देगा कि ज़्यादा बल लगे, आवेशों के बीच का जो बल है ज़्यादा लगे। निर्वात के अलावा और कोई माध्यम हो गया, हवा और निर्वात को छोड़कर कोई और माध्यम होगा तो ये वहाँ पर ज़्यादा परमिट नहीं करेगा, उतना अनुमति नहीं देगा कि बल ज़्यादा लग सके। जैसा अगर हम क्या करें, हम हवा में कहीं पर हवा में दौड़ना शुरू करें, अगर हम हवा में दौड़ते हैं तो हमें ज़्यादा बल लगाना नहीं पड़ता है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता ना। अगर हमें वही वाटर में दौड़ना हो, जल में दौड़ना हो तो क्या होगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा ना, उतना बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या दिखाएगा, ये परमिशन देता है बल को, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को परमिट करता है कि कितना बल लगना चाहिए। अगर माध्यम निर्वात होगा या वायु होगी तो वहाँ ज़्यादा बल लगेगा, उसके अलावा कोई माध्यम होगा, मान लो जल होगा तो वहाँ कम बल लगेगा, ठीक है ना। ये सपोज करो जैसे मैं बोर्ड है, बोर्ड, इसको मैं सीधे धक्का दे रहा हूँ, इसको डायरेक्टली धक्का दे रहा हूँ, मतलब अभी यहाँ कोई माध्यम नहीं है बीच में, एक मैं हूँ, एक आवेश मैं हूँ, एक आवेश ये है बोर्ड, मैं इसको धक्का दूँ ऐसे, इसको धक्का दूँ, बीच में कोई माध्यम नहीं है तो मैं बहुत जोर से धक्का दे सकता हूँ ना इसको। अब सपोज करो बीच में कोई माध्यम आ जाए, मान लो बीच में मैं रख दूँ, कोई पिलो रख दूँ, तकिया बीच में रख के धक्का दूँ, तो क्या मैं पहले जितना बल लगा पाऊंगा, पहले जितना बल लगा पाऊंगा, नहीं लगा पाऊंगा ना।
पिलो जब बीच में पिलो आ जाएगी, तकिया आ जाएगी, तो हम उतना फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब बीच में क्या आ गया, कोई माध्यम आ गया, बीच में कोई माध्यम आ गया। और जब भी आवेशों के बीच में कोई माध्यम होगा, जब भी आवेशों के बीच में कोई माध्यम होगा, तब आवेश पर उतना बल नहीं लगेगा जितना कि निर्वात में लगता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब आगे हम देख रहे थे सीजीएस पद्धति में। हम जानते हैं कि सीजीएस पद्धति में के का मान 1 होता है। के का मान कितना होता है? 1 होता है। लेकिन ये आता कैसे? के का मान 1 होता है, आता कैसे है पता है? बताओ बताओ बताओ, पता है? चलो हम बताते हैं के का मान 1 कैसे आया। हमने क्या पढ़ा था अभी, F बराबर होता है स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है ना, Q1 Q2 अपॉन में स्मॉल r का स्क्वायर। अब मान लो के बराबर क्या लिखेंगे हम, F इंटू r का स्क्वायर बटे में Q1 Q2 का स्क्वायर। निकाल रहे हैं के की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चे लोग? के की वैल्यू। तो हम अभी अभी देखे थे के बराबर क्या होता है। के बराबर होता है अपना 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर। क्या, कौन सा स्क्वायर? कूलॉम का स्क्वायर। अब देखो इसी हमें कन्वर्ट करने कौन सी पद्धति है? एसआई पद्धति है, एमकेएस यूनिट है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे सीजीएस यूनिट में। और सीजीएस सिस्टम में जो 1 कूलॉम बराबर होता है, 1 कूलॉम बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलॉम होता है। स्टेट कूलॉम, 1 कूलॉम में 1 कूलॉम बराबर इतना कूलॉम होता है। ठीक है ना, कौन से सिस्टम में? सीजीएस में। सीजीएस में यहाँ वैल्यू में पुट करनी है, इसलिए मैं यहाँ से सब लिख रहा हूँ। देखो हम लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 9। और हम क्या जानते हैं सीजीएस सिस्टम में 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। यही होता है ना, यही तो होता है, तो वो भी लिख दो। क्या लिखना है हमें? 10 टू द पावर 5 इंटू, लिख दो यहाँ पर डाइन, लिख दो भाई, डाइन इंटू मीटर स्क्वायर मतलब 100, इसको सेंटीमीटर में बदलना है। क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 4, या ऐसे लिख लो, 2 बार मीटर है ना, 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर बटे में क्या आ जाएगा? सी था ना, तो क्या आ जाएगा अपना? कूलॉम का स्क्वायर था, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलॉम। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर देखो क्या आएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू ये हो गया 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा? 10 घात 14 हो गया, 10 घात 14 हो गया ना। आगे आगे क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? 100 10 घात 4 14 घात 18, ऊपर हो गया 10 घात 18 बेटा, ऊपर हो गया 10 घात 18 9 सेंटीमीटर, ऊपर हो गया 10 घात 18 9 सेंटीमीटर बटे में नीचे हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 10 टू द पावर 8 स्टेट कूलॉम। क्या हो जाएगा? स्टेट कूलॉम। 9 से 9 गया, इससे ये गया, क्या बचा अपना? के इक्वल टू 1 आ गया, के इक्वल टू 1 आ गया। समझ में आ गई बात? समझ में आई बात ना? सिंपल है ना भाई, सिंपल है। के इक्वल टू 1 कैसे आया? ठीक, आई थिंक इतनी चीजें आप समझ गए होंगे, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। के का मान 1 कैसे आता है? अगर आप इतनी चीजें समझ गए हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो जल्दी चलो। ओके बच्चों, जितना हम अभी तक पढ़ लिए, इतना जितनी चीजें अभी तक स्टडी कर ली, जल्दी से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। ठीक है, कर किया जाए? ओके करते हैं, चलो जल्दी जल्दी रिवाइज किया जाए। जल्दी से क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। ठीक है ना भाई, जल्दी से रिवाइज करते हैं, जल्दी से रिवाइज करेंगे। अब देखो भाई, देखो हमने कहां से शुरू किया था? हमने सबसे पहले बात की थी, बहुत तेज रिवाइज करेंगे। हमने सबसे पहले बात की थी किसकी? वैद्युत बल की, स्थिर वैद्युत बल की। तो बेटा स्थिर वैद्युत बल क्या होता था? स्थिर वैद्युत बल क्या होता था? मैंने क्या बताया था? अगर दो हमारे पास स्थिर बिंदु आवेश हैं, दो स्थिर आवेश क्या हो? दो स्थिर आवेश, एक ए है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, मान लो दूसरा आवेश था, दूसरा आवेश क्या था? ये भी प्लस क्यू चार्ज ही मान लो।
दो हमारे पास अगर आवेश हैं, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल, दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल को ही स्थिर वैद्युत बल कहते थे ना। और इस स्थिर वैद्युत बल को ही कूलाम बल कहा जाता था। हमने अपनी स्टडी की थी कूलाम बल क्या होता है, ठीक है। स्थिर वैद्युत बल को ही कूलाम बल बोलते हैं। और अगर आवेश अपने सजातीय हैं मतलब समान आवेश होंगे, अगर समान आवेश है प्लस प्लस है, तो इसमें क्या होगा, प्लस प्लस में क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। माइनस माइनस है तो क्या होगा, माइनस माइनस है तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, वही प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। समान आवेशों में क्या होता है, समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होगा। विपरीत आवेश होगा, विपरीत अगर ऐसे हो, विपरीत आवेश हो, इधर माइनस हो इधर प्लस हो, मतलब दोनों विपरीत आवेश है तो यहाँ हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। मतलब चाहे आवेश समान हो या असमान हो, हमेशा उनके बीच में एक बल काम करेगा, ठीक है। उसी बल की स्टडी की, उस एक बल काम करेगा तो हमें पता चलेगा, लेकिन उस बल का मान कितना होगा, यही हम कूलाम के नियम से पढ़ते हैं। तो कूलाम ने क्या बताया था, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, क्या बताया था कूलाम ने बताया था किन्हीं दो स्थिर, Q1 हो गया और r दूरी पर एक दूसरा आवेश स्थिर है Q2। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बताया था ना। तो एक दोनों इक्वेशन कंबाइन कर लोगे तो इतना आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर एक नियतांक लाएंगे, Q1 Q2 में r स्क्वायर हो गया। यही क्या है, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। याद रखना, एग्जाम में आएगा कूलाम का नियम क्या है, तो आपको यहीं तक प्रूव करके आना है। यही कूलाम का नियम है, इतना न्यूटन आ गया बराबर इतना न्यूटन आ गया, यही कूलाम का नियम है। अब हम बात करेंगे के जो है दो चीजों पर निर्भर करता है, दो कारकों पर। एक तो मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, के का मान मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, और दूसरा माध्यम पर निर्भर करता है। तो हम अभी हमने स्टडी किया था इसके पीछे मात्रक की बात, वहां पर शायद बात किए थे हम मात्रक पद्धति की बात किए थे। तो मात्रक पद्धति लेते हैं, मात्रक पद्धति का रिवीजन कर लेते हैं। मात्रक पद्धति सबसे पहले देखेंगे इसमें एसआई यूनिट। कौन सा देखेंगे, एसआई यूनिट मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एसआई का फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। अब देखो इसमें हमने क्या बताया था, इसमें के का मान होता है 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, इतना होता है एसआई सिस्टम में के का मान, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इसी का नाम है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या है ये, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, अब आगे हम क्या देखे थे, हमने देखा था सीजीएस पद्धति में, सीजीएस सिस्टम में के बराबर कितना होता है, सीजीएस सिस्टम में के बराबर 1 होता है। 1 कहाँ से आता है, 1 यहाँ से आता है। हमने क्या सीखा था, के बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। हम क्या जानते हैं, 1 कूलॉम बराबर होता है, 1 कूलॉम में होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम। ये सीजीएस पद्धति है, ठीक है। ठीक, इतना कूलॉम होता है 1 कूलॉम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम। हम बदल लेते हैं, जल्दी से इसको बदल लेते हैं। बदलो भाई, 9 × 10⁹ 1 न्यूटन में कितना होगा, 10⁵5 टाइम गुणे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा ना, डाइन इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 × 10⁹ का स्क्वायर इंटू स्टेट कूलॉम। इस सबको सॉल्व करोगे, कर लोगे तो सब कट जाएगा। आप कर दे रहे, चलो 9 × 10⁻, यहाँ 14 18 आएगा, नीचे भी आ जाएगा 9 × 10⁻18, सब कट जाएगा। तो यहीं से अपना के की वैल्यू 1 आ जाती है।
क्या आता है, k की वैल्यू 1 यहीं से आती है। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में बस यहीं तक पढ़ते हैं, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे माध्यम पर निर्भरता। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो।